क्या कोई टास्क देकर आपको भेजा गया है विशेष शासन की ओर से? संभाग आयुक्त का दायित्व जो मैं समझता हूँ वो यह है अच्छे अधिकारियों को काम करने के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट उपलब्ध करवा पाए। लक्ष्यकार जी का कोई खास ऐसा विषय है, काम करना पसंद करते हो, किया हो या करना चाहते हो? इंदौर में भी यह प्रयास रहेगा कि यहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार, यहाँ की ज़रूरत और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार हम लोग भूजल स्तर को बेहतर कर सकें। पिछले 1-1.5 साल में एमजीएम मेडिकल कॉलेज कई कुछ बुरी खबरों को लेकर चर्चाओं में रहा। जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उस क्वालिटी ऑफ सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता है। करप्शन के एलिगेशन हमेशा से लगते रहे हैं कि नीचे के लोगों को खुश किए बिना आप आईडीए में काम नहीं करा सकते। यदि आईडीए के संबंध में किसी भी शाखा के संबंध में कोई भी शिकायत है, जेन्युइन शिकायत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आईडीए के मठाधीशों पर है भास्कर लक्षकार की नजर। विशेष ऑडिट की तैयारी, सुने एचबीटीवी न्यूज के साथ खास प्लानिंग। संभाग के प्रशासनिक मुखिया ने की एचबीटीवी न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन के साथ खास चर्चा, खास विषयों पर रखी बेबाक राय, शासन की योजनाओं और अपने प्रिय विषय जल संरक्षण पर रखी मन की बात, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर स्वीकारा और बेहतर सुविधाएं देने की आवश्यकता। आईडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बोले भास्कर लक्षकार, हम 100% डिजिटलाइजेशन कर समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आईडीए से जुड़ी शिकायत को लेकर हमेशा उपलब्ध हूं। आईडीए में प्रक्रिया की आड़ में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर बोले लक्षकार, हम एक विशेष ऑडिट करा प्रक्रिया संबंधी ग्लिच का पता कर दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मेरे साथ इंदौर संभाग के प्रमुख संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार जी मौजूद हैं। हाल ही में उनकी इंदौर संभाग में पदस्थापना हुई है। हम उनसे बात करेंगे किस तरह की प्राथमिकताओं के साथ इंदौर आए हैं लक्षकार जी, और उनसे समझेंगे कि आगे भविष्य में किस तरह की योजनाएं होंगी। सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपके परिचय से मैं जानना चाहूँगा किस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा एजुकेशन से लेकर, और आईएएस बनने तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? जो मेरा जो परिचय है वो यह है कि मैं 2010 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैं अलग अलग पदों पर पदस्थापित रहा। रिसेंटली मैं इंदौर में मुझे पदस्थापना दी गई है और पिछले माह मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का एजुकेशन बैकग्राउंड है, और उसके आधार पर ये कोशिश करते हैं कि ये चीज़ों को सही तरीके से ज़्यादा एक्सपेडाइट तरीके से करने की कोशिश कर सकें। सर, एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ जब मेरा इंटरव्यूज़ होते हैं अधिकारियों से, आईएएस आप बने हैं, ये आपका सपना रहा है या कोई कहानी रही है, किसी और के कारण परिवार में किसी की इच्छा थी, क्या रहा इसके पीछे? अच्छी बात यह रही कि मेरे परिवार में इस प्रकार का कोई जोर या इस प्रकार का कोई दबाव किसी प्रकार की भी सर्विस को ज्वाइन करने के लिए नहीं था। स्वभावतः आपके पेरेंट्स आपका एक अच्छा करियर चाहते हैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर चुना था। मैं फाइनेंस कंसल्टेंट के रूप में लगभग 4 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, और उसके बाद बीच में एक यह चीज़ ज़रूर बीच-बीच में लगता ही है कि यदि आप अपने जो आपका टैलेंट है, अपनी प्रतिभा है, उसका उपयोग समाज के लार्जर इंटरेस्ट में करना चाहते हैं, और साथ ही साथ यदि आप व्यक्तिगत रूप से भी एक अकम्प्लिशमेंट अचीव करना चाहते हैं, एक पूर्णता अचीव करना चाहते हैं, तो भारतीय समाज में प्रशासनिक सेवा एक महत्वपूर्ण तरीका है, एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके उठा करके आप इस प्रकार का रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता था कि जीवन में एक बार यह रिस्क लेकर के देखना चाहिए, एक बार प्रयास ज़रूर करके देखना चाहिए। सर, जब आपकी इंदौर में पदस्थापना हुई तो शासन की प्राथमिकताएं स्वाभाविक सी बात है हमेशा पहले रहेंगी, लेकिन इन प्राथमिकताओं के बीच क्या कोई टास्क देकर आपको भेजा गया है विशेष शासन की ओर से, या फिर कोई आपका स्वयं का कोई एक ऐसा टास्क आपने लिया है उन प्राथमिकताओं की सूची में, ये मैं जानना चाहूँगा। संभाग आयुक्त संभाग के विभिन्न जो संस्थान हैं,
चाहे वो कलेक्टर हो अथवा पुलिस प्रशासन हो अथवा अन्य विभाग हो, निर्माण विभाग हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, इन सब के बीच एक समन्वयकारी भूमिका में रहता है। और जो डिविज़नल सिस्टम है, वो डिविज़नल सिस्टम राज्य शासन और डिस्ट्रिक्ट के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसी स्थिति में राज्य शासन की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोगों को समय समय पर मिलती हैं, उन योजनाओं का पूरा तरीके से और बेहतर तरीके से पालन करवा पाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जिनमें हम बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट बेनिफिट्स हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उनको ऑप्टिमम लेवल तक लेकर के जाना, ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसके अतिरिक्त संभाग आयुक्त का दायित्व जो मैं समझता हूँ वो यह है कि एक अच्छा कंडीसिव एनवायरनमेंट काम करने के लिए, अच्छे अधिकारियों को काम करने के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट उपलब्ध करवा पाना। इंदौर की जहाँ तक सवाल है, इंदौर एक अपने आप में एक अलग शहर है जहाँ पर सिविल सोसाइटी का, नागरिक संगठनों का बहुत सकारात्मक भूमिका कई वर्षों से चली आई है। चाहे इंदौर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर रखना हो अथवा अन्य इस प्रकार की कोई भी अभियान हो, उसमें इंदौर ने हमेशा ज़ोर शोर से और बढ़ चढ़ कर के प्रदर्शन किया है। तो इसके पीछे सिर्फ सरकारी अमला नहीं होता, बल्कि यहाँ के नागरिक संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस नागरिक संगठनों की भूमिका को, उनका सहयोग लेते हुए उस भूमिका को और विस्तारित करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शासन की योजनाओं को अच्छे तरीके से पहुंचा पाना, ये उद्देश्य है। सर, ये तो शासन की एक योजना, नीति और एक चाल आपने बताई। एक निजी पसंद भी होती है विषयों के ऊपर। क्या लक्षकार जी का कोई खास ऐसा विषय है किसी भी फील्ड का जिस पे वो काम करना पसंद करते हो, किया हो या करना चाहते हैं? ये आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि सब लोगों के पास में कोई ना कोई एक नीश एरिया होता है, कुछ ना कुछ एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें वो लोग काम करना चाहते हैं। मैंने जल संरक्षण पर पूर्ववर्ती ज़िलों में कार्य किया है। यहाँ पर भी मैं ये देखता हूँ कि इंदौर में जो भूजल का स्तर है, उसमें हम लोगों को काम करने की काफ़ी आवश्यकता है। अलग-अलग समय पर जो शहर के बुद्धिजीवियों से या शहर के इंजीनियर से जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसमें भी भूजल स्तर की चिंता एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आई है। पूर्ववर्ती समय में जैसे मैं याद करता हूँ कि जब मैं मुरैना में पदस्थ था, तब वहाँ पर प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक पेरेनियल वाटर सोर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके एक तालाब रहे जो 12मासी तालाब के रूप में रहे, वहाँ पर पानी रहे, उपलब्धता रहे। तो इस पर हम लोगों ने काम किया था, बाद में जिसको नेशनल जल अवार्ड भी इस अभियान को उस ज़िले को प्राप्त हुआ था। पूर्ववर्ती समय में जैसे गुना ज़िले में भी यह हुआ था कि हम लोगों ने जन सहयोग से बहुत सारे नगरीय क्षेत्र के तालाबों पर काम किया और जल संरचनाओं को बेहतर बनाने का काम किया। इंदौर में भी यह प्रयास रहेगा कि यहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार, यहाँ की ज़रूरत और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार हम लोग भूजल स्तर को बेहतर कर सकें, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कितना भी आप खर्च कर लें, लेकिन उसको आप पैदा नहीं कर सकते, उसको सिर्फ संरक्षण किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जल संरक्षण की दिशा में काम करें। सर, क्या इंदौर को डेंस फॉरेस्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की कोई संभावना नज़र आती है भविष्य के लिए? क्या ऐसी कोई योजना कभी साकार हो सकती है? नितिन, आपने ये जो प्रश्न किया है, ये अपनी चर्चा में भी थोड़ी देर पहले आपने पूछा। किसी भी शहर की एक सीरत होती है और किसी भी शहर की एक व्यावहारिक आवश्यकताएं होती हैं। कोई ब्लैंकेट अप्रोच लेकर के हम लोग साथ नहीं चल सकते। उस जो भी विचार है, उस विचार को धरातल पर लाने के लिए वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन दोनों चीज़ों को अपने को देखना होगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि किसी भी शहर को अगर हम सच्चे मायनों में विकसित शहर कहना चाहते हैं, तो वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली और साथ ही साथ ग्रीन एनवायरनमेंट, इन सब की आवश्यकता निश्चित रूप से रहती है। जो भी ऑप्टिमम हो सकता है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। सर, अब इंदौर पे आते हैं हम। इंदौर
कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ एक सेंटर है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, और बाकी शासकीय व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं। इसको लेकर अभी आप हाल ही में पिछले दिनों आपने विजिट भी की थी, और पिछले 1-1.5 साल में एमजीएम मेडिकल कॉलेज कई कुछ बुरी खबरों को लेकर चर्चाओं में रहा। इसको लेकर आपका क्या प्लानिंग रहेगी आगे की, और अभी तक का जो समीक्षा आपने की है उसमें क्या निकल? न सिर्फ एमजीएम मेडिकल कॉलेज बल्कि अन्य भी जो हमारे स्वास्थ्य के संस्थान हैं उनमें हम लोगों को और अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है। एमजीएम के जो भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक जो संरचना है, उस पर निरंतर काम चल रहा है और नवीन प्रोजेक्ट्स भी उसमें आए हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, उस क्वालिटी ऑफ सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता है। इसका जो तरीका है वो तरीका यही है कि हम अपनी मॉनिटरिंग को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड करें। एक बात यह भी है कि एमजीएम पर या जो अस्पताल है उस पर बहुत एक जो बायोलॉजिकल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरे इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अ, उस चीज़ से निपटने के लिए जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ का स्टाफ है, उससे सुझाव लेते हुए आगे की कार्रवाई करें। आईडीए को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास सरकार की तरफ से किए गए कि आईडीए में ऐसे अधिकारियों को भेजा जाए जो हितग्राही योजनाएं जो लोगों को सर्विस देने का काम है वो बेहतर हो। लेकिन फिर भी वहाँ का एक जो निचला सिस्टम है वहाँ पर एक करप्शन के एलिगेशन हमेशा से लगते रहे हैं कि नीचे के लोगों को खुश किए बिना आप आईडीए में काम नहीं करा सकते, और सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं संपदा शाखा पर। इसको लेकर आपका क्या रुख रहेगा आगे के लिए, और अब तक की समीक्षा में क्या किया है? क्योंकि मैंने जो जानकारी है मेरी कि आप हर मंगलवार को आपने तय किया है कि आप सेकंड हाफ में आईडीए में बैठेंगे। जी। आईडीए के संबंध में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की डेविएशन को, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को ठीक करने का जो माध्यम होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो डिजिटाइजेशन है वो ज़रूरी है। आईडीए इस पर काम कर रहा है कि हम एंड टू एंड डिजिटाइजेशन अपनी सारी प्रक्रियाओं का, सारी प्रोसेसेस का किस प्रकार से कर सकें। जैसे ही हमारे पास में डिजिटाइजेशन हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन जिनको हम करना चाहते हैं वो हो जाएंगी, तो इस प्रकार की ये जो कंप्लेंट्स हैं इनमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आई एम अवेलेबल ऑलवेज, यदि आईडीए से संबंध में, किसी भी शाखा से संबंध में कोई भी शिकायत है, जेन्युइन शिकायत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि उन शिकायतों का निराकरण समय सीमा में कर सकें और एक अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करने की कोशिश करें। इसी संपदा शाखा से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, वहाँ पर एक सिस्टम समझ में आता है कि 50-60% काम करके 70% काम करके और उस काम को एक ऐसी पोजीशन पे जाके अटका देते हैं कि वो जब तक वो हितग्राही जो है जिसका काम है वो जब तक वो आके संबंधित से मिल न ले, जब तक वो उनकी इच्छाएं पूरी न कर दे, तब तक उस काम को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ की। अगर आप इसका कभी रैंडमली आगे जानकारी निकालेंगे तो शायद आपको पता चलेंगी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि एक प्रोसेस ऑडिट हम लोग करवा लेंगे कि पूरी प्रक्रिया में कहाँ पर ग्लिच आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कंप्लेंट्स मेरे पास में आती हैं तो कंप्लेंट्स पर निश्चित रूप से सही कंप्लेंट पर हम लोग निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। सर, अब एक आखिरी सवाल है मेरा, इंदौर को लेकर और संभाग को लेकर अगर एक आपकी प्राथमिकता पूछी जाए कि हाँ मुझे इस प्राथमिकता पे पूरे संभाग में काम करना है, तो क्या आप बता पाएंगे या हर जिले की अपनी एक अलग अलग आवश्यकता होती है? संभाग की दृष्टि से चूंकि ये एक विविध बहुरंगी संभाग है, यहाँ पर ट्राइबल एरिया का भी फोकस है जिसमें शिक्षा की, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। 2028 में सिंहस्थ का महापर्व जो आयोजन हो रहा है उसके दृष्टिगत विकास कार्यों की और जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो संभाग की कोई एक सिंगल फोकस एरिया नहीं रह सकता। बड़े संभागों में संभव भी नहीं होता क्योंकि हर ज़िले की एक अलग मांग है, हर ज़िले की एक अलग आवश्यकता है। लेकिन इस स्थिति में हम लोगों ने जो तय किया है वो यह किया है कि प्रत्येक ज़िला अपनी कार्य योजना निर्धारित करे कि वो आने वाले 6 महीने में और आने वाले 1 साल में किस पैरामीटर को में वृद्धि करना चाहता है, किस पैरामीटर में क्या कार्य करना चाहता है। जब कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई कुछ दिन पहले, जब कलेक्टर्स की बैठक हुई, उसमें भी इसी चीज़ पर हम लोगों ने फोकस किया कि कलेक्टर्स अपने ज़िले में जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ में काम करें और ये देखें कि वो किन किन चीज़ों में
एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी आधार पर संभाग की भी एक जो फोकस एरिया है वो रहेगा। 2 बिंदु मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ में सिंघस संबंधी कार्य, बिकॉज़ हमारे पास में उसके लिए बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। निर्माण कार्यों में गति और अधिक लाने की आवश्यकता है। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक यू नितिन, जी। आप आए और आपने इतने अच्छे से बात की। धन्यवाद। ये थे संभागायुक्त भास्कर लक्षकार जी, जिन्होंने हमें अपनी आगामी योजनाएं जो संभाग के सभी जिलों को लेकर रहेंगी उस पर विस्तृत और बहुत ही खुलकर चर्चा की। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़।